ये मेरा एक शौक रहा है पहले से ही, बचपन से ही। हाँ हाँ। एक तो ये सब मारामारी की किताबें पढ़ना। हाँ हाँ। खुद को पुलिस अफसर बनना था, बन नहीं पाया। पायलट बनना था, बन नहीं पाया। डिटेक्टिव का बड़ा शौक है। आप कुछ भी मुझे बता दो, 1 सेकंड के अंदर मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको। अरे वाह। तो एक बार तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर बड़े परेशान हो गए। वो इनकम टैक्स कमिश्नर, सॉरी, आपके IG बैंगलोर। हाँ 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 हाँ। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और वो गए थे उनके भाई के पास सूरत, जो इनकम टैक्स कमिश्नर है। हाँ हाँ। तो इनके पीछे तो कुछ थ्रेट वगैरह लगा था। तो ये आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको, ये फिर हमने उनको ढूंढ निकाला। वो बड़े ताज्जुब हो गए, बोले आप कैसे आए, ऐसे ढूंढ लेते हो सबको। वो एक शौक है मेरा, तो मैंने जैसे कहा CISF, RPF, और मैं खुद इन्फॉर्मर हूँ कस्टम्स का, ED का, इनकम टैक्स का, CBI का। एक मेरी हॉबी रही है सर। मैं धंधे के अलावा ये मेरी हॉबी रही है। नहीं, लेकिन जो बच्चों को पसंद नहीं है, और जो जितने भी DJ गोवा आते हैं, मैं जाके मिलता हूँ एक बार, जहाँ भी जाता हूँ। मुझे एक शौक है। देखिए, लेकिन मेरा सोचना है कि शौक को थोड़ा सा बदला जाए। आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने बड़े हैं, मैं चाहूंगा कि अब देश हित की सोच की बात करना चाहिए। नहीं, आप बताइए ना, देश हित के बारे में ही तो मेरे हिसाब से 2-3 सीजर हुए गोवा में। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मेरा नाम कहीं आया नहीं है। तो मुझे नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, सीजर छोटी मोटी बातें होती है। देखिए जगदीश भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि इस देश के साथ धोखा हुआ है जी। ये बात जो है, हम लोगों को ना कहीं समझाने की कोशिश की गई, ना हम लोगों को, बल्कि तथ्यों को इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके ऊपर इतनी सारी चीजें थोप दी गई हैं कि उसे सहसा सही बात पे विश्वास ही नहीं होता है। हाँ। आपके हिस्ट्री से लेके आपके चीजों को जो है इतना तोड़ मटोड़ कर दिया है, और जिन शक्तियों को की भर्त्सना होना चाहिए उनका महिमा मंडन कर दिया गया है जी। ये कहीं ना कहीं हमारी हर बात की समस्या है। मतलब मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अभी भी आप गुलाम हैं। आप मेरी बात माने या न माने, तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि आप अभी भी गुलाम हैं? आप थोड़ा खुल के बात करें। समझे, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लेकिन आजादी के बाद पाया भी क्या, ये भी सोचते हैं कभी कि 70 नहीं पाया खोना छोड़िए, आप तो गुलाम हैं। हम तो सीधा बड़ा भारी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप गुलाम। अच्छा। देखिए, गुलाम का क्या डेफिनेशन है कि गुलाम का एक साहब होता है जी। साहब हमेशा सही होता है, वो जो भी कहे वो सही होता है, और गुलाम जो है ना सहने के लिए होता है, उसे न्याय भी नहीं मिलता है जी। आज जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है अंग्रेजों से, काले अंग्रेजों को, और वो भी उनके चुने हुए काले अंग्रेज को, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। जी। ठीक है ना। और जिस नियम के तहत इसे ट्रांसफर किया गया है वो भारत की जमीन पे जो है ना पारित नहीं हुआ है, वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पारित हुआ है 17 जुलाई 1947 को, जिसके तहत, जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ है और 18 जुलाई को उसे एसेंट मिली है, जिसके तहत 2 डोमिनियन स्टेट अंग्रेज साम्राज्य में पैदा हुए, जिसका एक का नाम भारत है और दूसरे का नाम पाकिस्तान है। ठीक है ना जी। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ये भी भाई साहब आपके चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं किया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में, जो कि प्रदेशों को की रिप्रेजेंटेटिव थी, उसमें उन्हें 0 वोट मिला था। 12 वोट सरदार पटेल जी को मिले थे, 2 वोट कृपलानी जी को मिले थे और 1 वोट किसी अन्य को मिला था, और नेहरू जी को कोई वोट नहीं मिला था और ऐसा नहीं है कि ये सब जो है ना ऐसा ही होता रहा है, ऐसा नहीं होता रहा है। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। उसी रणनीति के तहत कैबिनेट मिशन ने ये बात बताई कि यहाँ पर एक नेहरू जी नामक प्राणी हैं, जो चरित्र से थोड़े से कमजोर हैं, ये ब्रिटेन में पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी का जो है ना इनका भूत सवार है, और ये जो है अंग्रेजों के हिसाब से एक बहुत ही आइडियल व्यक्ति होंगे सत्ता स्थानांतरण के लिए और उसके तहत जो है उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड बॉवेल, उनको भारत से विदा दी गई
और लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय बर्मा में तैनात थे, वहां से उनको विड्रॉ करके यहाँ बुलाया गया, क्योंकि एडमिना, लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू एक साथ पड़े हुए थे जी। तो उस नाजुक समय और नाजुक जो है ना संबंधों का उपयोग करते हुए यह जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई, और ये सभी को विदित है कि उन्होंने उसमें सफलता पाई और 0 वोट मिलने वाले व्यक्ति को न केवल प्रधानमंत्री बना दिया गया, बल्कि वो अपने जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बने रहे। तो उन्होंने इतना जो है ना सांठ गांठ और मक्कारियां भर दी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, उस समय जो है बूथों की रिगिंग से लेके और ये सब लेके गुंडासों का और जो है ना बदमाशों का उपयोग होना, ये सब हुआ कि नहीं हुआ? अदरवाइज राष्ट्रभक्तों को ये सब जो है ना जमीन पे कैसे उतरने दिया इन राष्ट्रभक्तों ने? यदि वो सच में राष्ट्रभक्त थे तो, यदि राष्ट्रभक्त थे तो उन्होंने हमारे संविधान में 80% व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्यों ले ली? आप बताइए मुझे, क्यों ले ली? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ये बताइए कि जो है उसमें एक आर्टिकल है 333 जो कहता है कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नामांकित करेगा। तो आपके 543 में से 543 ही सदस्य चयनित होते हैं। दो सदस्य जो है राष्ट्रपति नामित करता है और वो जो है ना एंग्लो इंडियन को करता है। ये एंग्लो इंडियन कौन है? अंग्रेजों की अवैध संतान है। हाँ जी। इनको जो है ना आपके पार्लियामेंट में क्यों प्रावधान होना चाहिए? आपके संविधान में उनके लिए क्यों होना चाहिए? बताइए मुझे आप, क्यों होना चाहिए? उनके कौन से हितों को साधना है? तो इस व्यक्ति ने ऐसा संविधान आपको बनाया जिसमें जो है जो 700 वर्षों से स्पेशली हिंदू प्रताड़ित थे, उन्हें सबसे ज्यादा प्रश्रय की जरूरत थी। जानबूझ के जो है हिंदुओं का प्रताड़ना एज इट इज रखी, और जहां पर फंडामेंटल राइट में राइट ऑफ इक्वलिटी है, जिसमें रेस, रिलीजन और इन सब में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसी में जो है ना वो सब भेदभाव की जड़ें डाल दी। समझिए, ये दुष्टता नहीं है क्या? ये दुष्टता है। कैसे जो है इस देश में जो है वो अंग्रेजों के सभी नियम कानून यथावत जो है ना अडॉप्ट कर लिए। नियमों ने, जो अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो काहे के लिए बनाए थे? आपको शोषण करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको गुलाम साबित करने के लिए, और जो उनके जो उस समय लॉर्ड थे, जो भी व्यवस्था थी उसको लॉर्ड बनाए रखने के लिए। तो न केवल उन्होंने अंग्रेजों के नियम को ले लिया, बल्कि लॉर्ड्स को लॉर्ड्स ही बना के रखा। क्या आपको मालूम है आज भी आपकी पुलिस जो है, पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न होती है? क्यों इन काले अंग्रेजों को जब भी आप पुलिस सुधार की बातें करते हैं, इनकी क्यों रूहें कांप जाती हैं? क्यों इतने डर जाते हैं? मैं तो अपराध मुक्त भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं इस बात को बार बार लिखता हूं कि ये लोग जो है भारत को समृद्धशाली बनाने से क्यों डरते हैं, भारत को अपराध मुक्त बनाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि ये आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आप आज भी गुलाम हैं। आज आपका एक पटवारी गलत निर्णय लिख देता है, आपकी साली पूरा जो है ना जिंदगी चली जाएगी। हो सकता है अगली पीढ़ी भी खप जाए, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। और जिसने जो है ना गलत लिखा है वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो लॉर्ड है और आप गुलाम हैं। अब आपको समझ में आया कि आप गुलाम हैं अभी भी? बिल्कुल। गुलाम की डेफिनेशन यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। और लॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक। आपने वो कागज फिल्म देखी है क्या? एक कागज याद नहीं आ रहा है मुझे। एक कागज फिल्म है जिसमें के छोटे पात्रों की ही बनी हुई फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा संदेश उसने दिया है। देख लूंगा। आगे आपने नहीं देखी तो देखिए, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा इस बात को बताने के लिए हल्का सा उसको बताता हूँ क्या था उसमें। एक बैंड बजाने वाला व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने कहा कि भाई तुम जो है ना थोड़ा सा बैंक से लोन लेके थोड़ा सा अपने बैंड को बड़ा करिए, आप ज्यादा कमा पाएंगे, ठीक है ना? तो उसने बैंक के पास गया कि भैया मुझे लोन दे दो। तो उसने कहा लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको अपने कुछ ना कुछ जो है ना गारंटी के बतौर कोई संपत्ति वगैरह हो तो उसके कागज देना होंगे। हाँ जी। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं है, हमारे पास तो पुश्तैनी जमीन है, मैं जाता हूँ अभी कागज लेके आता हूँ। जब वो कागज लेने जाता है तो मालूम पड़ता है कि पटवारी ने इनके जो चाचा वगैरह और जो चचेरे भाइयों ने मिलके इनको मृत लिखवा दिया कागज में। जो जिंदा व्यक्ति है इसको कागज में, इसलिए उसका नाम कागज है।
उसको मृत लिखवा दिया और फिर पूरी फिल्म इसी बात पे चलती है कि वो ये सिद्ध करते घूमता फिरता है कि मैं भाई साहब जिंदा हूँ। और ये जो है हमारे गुलामों वाली व्यवस्था उस पूरी फिल्म में उसको एड़ी चौड़ी का जो है ना जोर लगाने के बावजूद भी उसको जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो आदमी ये व्यवस्था इतनी सली गड़ी है कि एक जिंदा व्यक्ति अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लॉर्ड्स ने किसी ने गलती से घूस खाकर बदमाशी करके कहीं कागज पे गलत बात लिख दी, तो जिसने गलत बात लिखी उसको दंडित नहीं किया जाएगा, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आप घुट घुट के मर जाएंगे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो आप गुलाम हैं कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। नहीं, आप जगदीश जी मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत है। तो ये जो बड़ी बड़ी दुकानें खोल के लोग जो है जो एनजीओ बना रहे हैं, प्राइवेट पार्टियां बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी का भला हो रहा है। जो पार्टियां हैं, आपको नहीं लगता है कि सभी पार्टियां जो है वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, पारिवारिक कंपनियां बन गई हैं, वो जो है पैसे देके टिकट देती हैं, वो अपने लाभ के लिए धर्म और जाति के आधार पर टिकट देती हैं, वह अपने जो है ना भाई भतीजों को टिकट दे रही हैं और अपने बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट दे रही हैं, अपराधियों को टिकट दे रही हैं। यही कारण है कि 2019 का जो पार्लियामेंट बना है उसमें 42% लोग क्रिमिनल्स हैं और 29% तो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। जिस देश में एक चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, वहां पर जो है कानून के निर्माता अनपढ़ और अपराधी क्यों? तो आप और ये टिकट किसको देते हैं? जैसे अपन ने पहले कहा कि पैसे से टिकट देंगे, अपने जो है भाई भतीजों को टिकट देंगे, अपने बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट देंगे, अपराधियों को टिकट देंगे। दूसरी पार्टी से जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी पार्टी में आ रहे हैं, उन्हें भिखारियों जैसा फड़ बिछा के उनको अपने बुलाएंगे, आदर सत्कार करेंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे, उनको टिकट देंगे, उनको मंत्री पद देंगे। तो वो जो दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आ रहे हैं, वो खुद गर्ज अब स्वार्थी लोग हैं, वो अपने लाभ के लिए आ रहे हैं, वो कोई राष्ट्र के लिए नहीं आ रहे हैं। सही बात है, राइट? तो और इन लोगों ने पॉलिटिकल व्हिप के नाम पर और उसके नाम पर तो पहले तो आपके उम्मीदवार गड़बड़ कर दिए और फिर उन उम्मीदवारों को जो गड़बड़ उम्मीदवार हैं वो भी आपकी बात रखने की स्थिति में नहीं है। तो हर आपका चयनित नेता जिसको आपका रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और बड़े बड़े अक्षरों में आप उसका पट्टा जो है कि मैं इस पार्टी का हूं अपने चेहरे पे हमेशा लगा के रखता है। वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। वो ये लोग चुने जाने के बाद पार्टी बदल देते हैं, उसका तो कुछ रास्ता निकलना चाहिए। जैसे हम वोटिंग करते हैं, कुछ रास्ता नहीं निकालना पड़ेगा, आपको समाचूल रास्ता निकालना पड़ेगा। पहला रास्ता ये है कि जो संविधान में त्रुटियां हैं उन्हें चिन्हित करके ठीक किया जाए। नंबर 2, अंग्रेजों के जो कानून हैं उन्हें जनहित का बनाया जाए। राइट? और चूंकि जो है ये जो इस तरीके के टैक्सेशन और ये सब लगा देते हैं जिससे कि लोगों को प्रताड़ित किया जा सके, ईडी से लेके सीबीआई से लेके सबको जो है ना पीछे छोड़ा जा सके, लिहाजा जो है कर विहीन अर्थव्यवस्था ले आइए, बिना टैक्स के टैक्स इज पॉसिबल, और डेवलपमेंट के लिए 4 गुना पैसा मैथिली शरण गुप्त गारंटी दे रहे हैं। अच्छा। तो कर विहीन जो है अर्थव्यवस्था संभव है। हमने अभी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो कर लीजिए, उसको आप जाके देखिए। हमने एक पूरा मॉडल दिया है कि खर्च विहीन अर्थव्यवस्था कैसे होगी, और जिसमें 2 या 3 बड़े अपराध हमने कहे हैं, जिसमें एक अपराध है 1-to-1 कैनवासिंग। तो जो चुनाव घोषणा के बाद 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगी। मैं जगदीश जी से प्राइवेट में क्या कहना चाहता हूं और क्यों कहना चाहता हूं, मैं यदि जन नेता हूं, यदि मैं पूरी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे जगदीश जी से प्राइवेसी में बात करने का हक क्यों होना चाहिए? 1-to-1 कैनवासिंग शुड बी ए क्राइम। क्योंकि हम 1-to-1 में क्या कहेंगे कि जगदीश जी जिस जाति के आप हैं उसी जाति का मैं हूं, आप भी उसी क्षेत्र के हैं, मैं भी उसी क्षेत्र का हूं, मैं आपको इस तरीके से भला करूंगा, मैं आपके स्वार्थ इस तरीके से सिद्ध करूंगा। क्या कहना चाहता हूं कि दारू बांटने के लिए हमको मौका मिल जाता है, शराब जो है ना हमको पैसे बांटने का पैसा मिल जाता है, फ्रीबी बांटने का पैसा वो मौका मिल जाता है, साड़ी बांटने का मौका मिल जाता है, धन बांटने का मौका मिल जाता है, और हम आपका जो है आपकी
उसका माखौल उड़ाते हुए हम आपको मूर्ख बना के आपका टिकट वो ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं। और आप जो है वोट देने वाले गुलाम हैं, आप कोई स्वतंत्र नहीं है। केवल इतना ही फर्क है कि आप जो है वोट देने का आपको अधिकार प्राप्त है, तो आप गुलाम हैं, वोट देने वाले गुलाम हैं। और इन लोगों ने आपके आसपास ऐसा तंत्र गढ़ दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एक पपेट हैं। आप ये देखिए, जो मैंने वीडियो जारी किया है, आप देखिए उसमें 1000 वीडियोज हैं हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे। मैं आज ही सब्सक्राइब कर लूंगा। हाँ, तो नहीं, देखो जगदीश जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें शासन से बात नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि शासन आपकी बात सुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, आप उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा इस बात को उदाहरण में बार बार देता हूँ, कई बार देता हूँ कि आप मुझे बताइए कि पुराने समय में जब आसुरी शक्ति हावी होती थी तो हमारे लोग उन आसुरी शक्तियों पर कैसे विजय पाते थे? आप बताइए जरा, आपको कुछ यदि देखिए, आप याद करिए, वो हमेशा तपस्या करते थे और फिर जो है देवी शक्तियों से वरदान पाते थे। कोई ब्रह्मास्त्र पाता था तो कोई शिवास्त्र पाता था, कोई देवी से वरदान लेता था और फिर उन सब से लैस होके फिर जो है वो आसुरी शक्तियों का मुकाबला करते थे। आज चारों तरफ से ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब जो है आपका अंग्रेजों के समय के लॉज एंड पूरी व्यवस्था जिसने लोगों को लॉर्ड और आपको गुलाम बना के रखा है, ये सब आसुरी और महाआसुरी शक्ति में परिवर्तित हो गई हैं। आज आपके चुने नेता को बिना लज्जा किए हुए बदमाशों और गुंडों को अपने साथ मंच पे जो है ना अपराधियों को बिठाने में लज्जा नहीं आती है, जिनके कई वारंट जो है ना होते हैं। इनके लोग जो है ना इसका लाभ उठा के जनता पे अत्याचार करते हैं और एक के बाद एक कई अत्याचार करते हैं, ठीक है ना। और पूरा तंत्र में कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता है। आप थाने जाते हैं तो आपका अपराध नहीं लिखा जाता है, बिना नेता से पूछे जो है ना अपराध नहीं लिखा जाता है, गिरफ्तारी नहीं की जाती है। आप एक ऐसे गुलाम बन गए हैं जो कि पूरी तरह से असहाय है कि नहीं है? तो अब जो है, जो तपस्या की हम बात कर रहे हैं, ये आज के इस युग में वो तपस्या क्या है? तो आप कहें तो फिर मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालूं कि वो तपस्या क्या है। डालिए ना सर, क्यों नहीं? अच्छा, ठीक है। तो वो तपस्या है कि हम सब लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में आज से ही संगोष्ठियां करें, ठीक है ना। ये जो बातें हमने आपको समझाई, ये बातें उनको समझाएं। और जो भी मैं बात करता हूँ वो हमेशा रिकॉर्डेड होती है, तो वो अपलोड भी होती है क्राइम फ्री भारत पे। तो ढेर सारे ऑडियो वीडियोज अवेलेबल हैं, लगभग 1000 के लगभग क्राइम फ्री भारत में। उनको आप वीडियोज को देखिए। जो वीडियो आपकी भाषा में आपकी तरह से बात को कह रहा है, उस वीडियो को आप चिन्हित कर लीजिए, उस वीडियो को पब्लिक में दिखाइए। इसके बाद संगोष्ठी करिए, वहीं पे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्दी हम ऐप के जरिए से अभी क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप जारी करने वाले हैं, तो वो मेंबरशिप जो है ना उन लोगों को दिलाइए। और ये काम 10% एनर्जी हर दिन इस काम के लिए दीजिए। तो आज हम संगोष्ठी यहाँ करें, कल वहाँ करें, अपने मित्रों को प्रेरित करें, क्योंकि जब तक हम 50 करोड़ या 100 करोड़ लोगों तक आप ये बात नहीं पहुंचाएंगे, जब तक वो क्राइम फ्री भारत के इतने लोग नहीं होंगे, तब तक हम जो है शासन से को विवश नहीं कर पाएंगे, शासन से संवाद नहीं कर पाएंगे, शासन आपकी बात को महत्व ही नहीं देगा। ये बात आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल। अब अज्यूम करिए कि हम सबके संयुक्त प्रयासों से हम और मोर और मोर जो है 2022 से 2024 का समय पूरी एनर्जी के साथ यदि हम जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा देते हैं, और यदि हम 100 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, 50 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, 25 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, 10 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, और कल जो है इन चीजों को, तथ्यात्मक चीजों के, भाई देखो ये गलतियां हैं, इसमें ये संशोधन का है, हम संशोधन की भाषा भी आपको भेज रहे हैं, आप भाई साहब इसको 15 दिन में अमेंड करिए। हमने आपको चुना है और आपको इसी ध्येय से चुना है, राइट? और इनको विवश करें। यदि ये
जी। आपके बताए हुई चीजों को क्राइम फ्री भारत जिन बातों को लॉजिकली कह रहा है उतना कर देते हैं तो आपकी पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। ठीक है ना? जी।